हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सेट और आप सुन रहे थे मेरे साथ एवरी मोमेंट वॉज यू भाग 15। पाखी, एक बात कहूं? आदर्श ने पाखी से पूछा तो पाखी बोली, कहिए। मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है और मॉम डैड ने कभी किसी चीज की कमी महसूस होने ही नहीं दी, तो मुझे कभी किसी चीज को खोने का डर था ही नहीं। शायद इसीलिए मैंने जिंदगी को कभी सीरियसली नहीं लिया। मगर आज जब तुमने मुझसे चले जाने को कहा तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ खो दिया अपनी जिंदगी में। बाकी आज मुझे ये भी एहसास हुआ है कि किसी को खोने का डर क्या होता है। आदर्श ने गंभीरता से कहा। इसके बदले पाखी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी पलकें झपकाकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। इसके बाद आदर्श ने पाखी का हाथ थामकर उससे कहा, मैं वादा करता हूं पाखी, चाहे जो हो जाए, आज से मैं ये हाथ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब चलता हूं और आऊंगा अपने मॉम डैड के साथ सुहास अंकल और माई से तुम्हें मांगने। ये सुनकर पाखी हंसते हुए बोली, तुम्हें मांगने नहीं, तुम्हारा हाथ मांगने होता है वो। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ का क्या करूंगा, मुझे तो तुम पूरी की पूरी चाहिए, आदर्श ने कहा और फिर दोनों मुस्कुराने लगे। घर आकर आदर्श ने सुषमा जी और राजवेंद्र जी को अपने और पाखी के बारे में बताया। राजवेंद्र जी तो बहुत खुश हुए, मगर सुषमा जी, जो कि इस रिश्ते से राजी नहीं थी, वो आदर्श की ये सारी बातें सुनकर गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। सुषमा जी को मनाने उनके पीछे पीछे आदर्श और राजवेंद्र जी भी चले गए। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है, आदर्श कमरे के अंदर आते हुए बोला तो सुषमा जी बोली, क्या बात करने के लिए अब भी कुछ बचा है आदर्श? मॉम, आपने पाखी के साथ जैसा बिहेव किया है वो सही तो नहीं था, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड एंड आई रियली लव हर मॉम, आदर्श अपने जज्बात बताते हुए बोला। अरे क्या गया है आप दोनों को? ऐसा कौन सा जादू कर दिया है इस चुड़ैल ने आदर्श तुम पर, जो तुम और तुम्हारे डैड सिर्फ उस लड़की के गुण गा रहे हो? बेटा, एटलीस्ट मैंने तुमसे तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, चलो मान लेते हैं तुम मुझसे दिल लगा बैठे हो, लेकिन बेटा, ऐसी लड़कियों से सिर्फ दिल लगाया जाता है, उनसे शादी नहीं की जाती। और देखो बेटा, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम मेरे साथ अमेरिका वापस चलो, अलीना तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है, सुषमा जी ने अपनी बात मनवाते हुए कहा तो आदर्श बोला, दैट्स इनफ मॉम, पाखी कोई खिलौना नहीं है जिसे खेलकर मन भर गया और उसे फेंक दिया। लेकिन अलीना के लिए मैं जरूर एक खिलौना हूं। वो मुझे एक ऐसा शोपीस समझती है जिसे वो हासिल करके अपने घर पर सिर्फ सजा कर रखना चाहती है। कल को अगर मेरे नाम के आगे से डैड का सरनेम हटा दिया जाए ना, तो अलीना मुझे पहचानने से भी इनकार कर देगी। मॉम, मैं पाखी से बहुत प्यार करता हूं और सच्चे दिल से करता हूं, और अब उसके खिलाफ मैं कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बात है बेटा, अब उस लड़की ने तुम्हें बड़ों से भी बगावत करना सिखा दिया? वो 2 दिन की आई हुई लड़की के लिए तुम अपनी मॉम से ऐसे बात करोगे आदर्श? अब तुम बहुत बड़े हो गए हो आदर्श, अपनी डैड की तरह खुद अपने फैसले भी लेने लगे हो, तो अब तुम्हें मेरी जरूरत क्या है? तो तुम्हारी जो जी में आए वो करो। सुषमा जी आदर्श के सामने जानबूझकर इमोशनल होने की एक्टिंग करते हुए बोली। सुषमा जी की बातें सुनकर इस बार राजवेंद्र जी, जो कि अब तक चुप खड़े हुए थे, वे बोली, सुषमा, तुम उसे गलत समझ रही हो। अब इसके आगे कि वे कुछ और बोल पाते, सुषमा जी बीच में बोल पड़ी, आप प्लीज चुप रहिए, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूं, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अगर आप हमें जबरदस्ती यहां लेकर ना आए होते तो आज हम तीनों ऐसे लड़ नहीं रहे होते।
इसमें डैड की कोई गलती नहीं है मॉम। हाँ, वो हमें यहां जबरदस्ती लेकर आए थे, मगर यहां रुकने का फैसला मेरा था। और उस दिन मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं यहां डैड की वजह से रुकना चाहता हूं। असल में मेरे यहां रुकने की वजह सिर्फ बाकी थी। आदर्श ने कहा तो सुषमा जी बोली, अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो तुम्हारा फैसला तुम्हें मुबारक हो। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, अगर तुमने पाखी से शादी की तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, क्योंकि मैं उस लड़की को कभी अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मार्क माई वर्ड्स। इसके बाद वे राजवेंद्र जी से बोली, आप अभी इसी वक्त मेरी अमेरिका के लिए फ्लाइट बुक करिए। मैं अब एक पल के लिए भी यहां और रुकना नहीं चाहती। सुषमा, पागलपन मत करो। आखिर क्यों तुम इतना जिद कर रही हो? राजवेंद्र जी ने कहा। सुषमा जी कुछ कहती इससे पहले आदर्श बोला, उन्हें जाने दीजिए डैड। अगर लाख समझाने पर भी कोई जाना चाहे तो उसे रोकना ठीक नहीं। कहकर आदर्श वहां से चला गया। रात के 10 बज चुके थे। अपने कमरे के बालकनी में खड़ा आदर्श खुले आसमान की तरफ शून्य में ताकते हुए अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी राजवेंद्र जी आदर्श के लिए एक प्लेट में खाना लेकर उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया। जब नॉक करने के बावजूद आदर्श ने कोई जवाब नहीं दिया तो वे अंदर आए। खाने की प्लेट साइड टेबल पर रखकर आदर्श के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आदर्श बेटा। राजवेंद्र जी की आवाज से सोच में डूबे आदर्श की तंद्रा टूटी और वो बोला, डैड आप कब आए? बस अभी अभी बेटा। राजवेंद्र जी ने कहा। क्या मॉम वापस चली गई? आदर्श ने पूछा तो राजवेंद्र जी ने कहा। क्या मॉम सच में चली गई डैड? आदर्श ने फिर पूछा और ये पूछते हुए उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। हाँ बेटा, तुम्हारी मॉम वापस चली गई, बट डोंट वरी, वो इस वक्त बहुत गुस्से में है बेटा। जब दिमाग शांत होगा तो समझ जाएगी। अब चलो आओ और खाना खा लो। राजवेंद्र जी ने कहा तो आदर्श बोला, नो डैड, मन नहीं है। बेटा तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो चलकर थोड़ा सा खा लो। चलो आओ, शाबाश। कहकर राजवेंद्र जी ने आदर्श को मनाते हुए बेड पर बिठाया और खाने की प्लेट से एक निवाला तोड़कर आदर्श की तरफ बढ़ा दिया। निवाला खाते हुए आदर्श का दिल भर आया और वो बोला, डैड। कहते हुए वो आगे कुछ ना कह सका और राजवेंद्र जी के गले लगकर रोते हुए फफक पड़ा। बस बेटा बस, मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। राजवेंद्र जी उसका सिर सहलाते हुए बोले। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका वापस लौटते ही सुषमा जी अलीना से मिलने उसके घर चली आई। डोरबेल बजते ही अलीना के घर के मेड ने दरवाजा खोला तो सुषमा जी ने अंदर आते हुए उससे पूछा, इज अलीना और जैज एट होम? नो, अलीना मैम इज नॉट देयर, बट जैज मैम इज इन हर स्टडी रूम। मेड ने कहा तो सुषमा जी बोली, ओके, टेल जैज हर फ्रेंड शुश इज हियर टू मीट हर। श्योर मैम, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी? मेड ने पूछा। नो थैंक्स, आई एम ओके, सुषमा जी बैठते हुए बोली। कुछ देर बाद अलीना की मां जैस्मिन आई और बोली, शुश, तुम इंडिया कब वापस आई? जैस्मिन को देखते ही सुषमा जी उसके गले लगते हुए बोली, हाय जैज, कैसी हो तुम? यू नो हाउ मच आई मिस्ड यू।
आई एम फाइन शुश, तुम कैसी हो? जैस्मिन ने पूछा। तो सुषमा जी बोली, मैं ठीक हूं जैस, और कल रात ही वापस आई हूं मैं। ओह, क्या तुम अकेली वापस आई हो? आदर्श नहीं आया तुम्हारे साथ? वैसे मुझे नहीं लगता अब उसका अमेरिका वापस आने का इरादा भी है, जैस्मिन तंज कसते हुए बोली। तो सुषमा जी बोली, देखो जैस, आई नो तुम आदर्श से नाराज हो और तुम्हें उस पर नाराज होने का भी पूरा हक है, मगर तुम तो आदर्श को जानती हो ना, वो ऐसा नहीं है। पक्का मेरे बेटे पर किसी ने काला जादू किया होगा वहां पर। व्हाट रबिश शुश, आदर्श कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो उस पर कोई काला जादू एंड ऑल करे। आई डोंट केयर आदर्श को कौन पसंद है कौन नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है और ये चीज मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। जैस्मिन ने रूखे स्वर में कहा, आई एम रियली सॉरी जैस, अगर तुम्हें इतना हर्ट हुआ हो तो, बट डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और मैंने आदर्श से कह दिया है, मेरी अगर डॉटर इन लॉ कोई बनेगी तो वो सिर्फ अलीना होगी, वरना कोई नहीं। और बच्चे हैं, दोस्ती यारी में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम रिश्ते नाते तोड़ दें। ट्रस्ट मी जैस, मैं आदर्श और अलीना को मना लूंगी, सुषमा जी ने कहा। आई थिंक शुश, तुम्हें माफी मुझसे नहीं मेरी बेटी अलीना से मांगनी चाहिए, बिकॉज शी इज वेरी हर्ट। ठीक है, बच्चे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट आदर्श को इस तरह ऐसे अलीना की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। क्यों ना वो जब से इंडिया से वापस आई है, ना ठीक से खाती है ना सोती है, और ये सब सिर्फ आदर्श की वजह से हो रहा है। देखो शुश, मैं तुमसे कोई प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, क्योंकि अब अलीना का फैसला ही आखिरी फैसला होगा, जैस्मिन ने कहा। ओके जैस, क्या तुम मुझे बता सकती हो इस वक्त अलीना कहां पर है? सुषमा जी ने पूछा। इन दिनों वो आदर्श की वजह से इतनी स्ट्रेस और डिप्रेशन में थी तो बड़ी मुश्किल से मानी है अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब हाउस जाने के लिए, तो शायद वहीं होगी, जैस्मिन ताना मारते हुए बोली। अलीना का फोन लगातार बजे जा रहा था। ये देखकर अलीना की फ्रेंड जेनिफर ने उससे पूछा, अलीना, हु इज कॉलिंग यू? पिक इट अप, देयर माइट बी सम इमरजेंसी। नॉट रियली, इट्स जस्ट स्पैम कॉल्स, अलीना ने कहा। अलीना बेटा, सुषमा जी पीछे से आकर बोली। उनकी आवाज से अलीना उनकी ओर पलटी और उन्हें अपने सामने देखकर थोड़ा हिचकिचाकर कहने लगी, आंटी, आप यहां? आप कब वापस आई? तुम ये सब छोड़ो, मैं यहां आई हूं तुम्हें अपने साथ इंडिया ले जाने के लिए, सुषमा जी ने कहा। मगर क्यों? अलीना ने सवाल किया। तो सुषमा जी बोली, बेटा, मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी, इसीलिए सीधे पॉइंट पर आती हूं। देखो अलीना बेटा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे लगता है तुम्हें और आदर्श को अब शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर अलीना एक पल को मन ही मन खुश हुई, लेकिन अगले ही पल आदर्श की दी हुई वार्निंग उसके कानों में गूंजने लगी, मेरे रास्ते में आने की कभी हिम्मत मत करना, वरना कॉलेज का वो हादसा तो याद होगा ना तुम। इसके बाद उसे वो हादसा याद आया जब कॉलेज के दिनों कुछ सीनियर्स जूनियर की रैगिंग करते थे। तब उन्होंने अलीना की रैगिंग करनी चाही तो आदर्श ने उनके लीडर का हाफ मर्डर किया था। वो हादसा उसके आंखों के सामने आ गया। उसे इस तरह खोया हुआ देखकर सुषमा जी ने कहा, अलीना बेटा, कहां खो गई तुम? उनकी आवाज से जब अलीना की तंद्रा टूटी तो उसके मन का डर गुस्से में तब्दील हो गया और वो सुषमा जी पर गरजते हुए बोली, दैट्स इनफ आंटी, आप दोनों माँ बेटे ने मुझे समझ क्या रखा है?
मैं कोई पपेट नहीं हूं जिसे जब चाहे जैसे चाहे नचवाया। जब आदर्श का दिल किया तो उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया, और अब आप मुझे यहां अपने साथ ले जाने के लिए आई है। आपने सोच भी कैसे लिया कि इतनी इंसल्ट होने के बाद मैं यानी कि अलीना आपके साथ वापस जाएगी? अलीना बेटा, आई नो तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, और आदर्श ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसके लिए मैं तुमसे उसकी तरफ से माफी मांगती हूं। आई एम रियली सॉरी बेटा। सुषमा जी ने माफी मांगते हुए कहा। हाँ, आपको क्या लगता है आपके इस सॉरी से मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी? आंटी, लोग अलीना के सेकेंड हैंड चीजों को यूज करते हैं, ना कि अलीना किसी के सेकेंड हैंड चीजों को यूज करती है। और आप क्या किसी भिखारी की तरह मेरे पीछे पड़ी है मेरी बेटी से शादी कर लो? तो मेरा जवाब भी सुन लीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मैरी योर सन, सो बेहतर होगा आप यहां से दफा हो जाइए। अलीना ने गुस्से से कहा तो सुषमा जी उसे मनाते हुए बोली, अलीना ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लोग देख रहे हैं हमें। आई नो बेटा, तुम ये सब गुस्से में कह रही हो, बट आई प्रॉमिस मैं आदर्श को समझा लूंगी और उसे मना भी लूंगी बेटा। कहकर उन्होंने जैसे ही अलीना के गालों को प्यार से थामा, अलीना ने उनका हाथ अपने गालों से झटक दिया और बोली, आप बहरी हैं या आपको समझने में दिक्कत है जो आप मेरी बात समझ नहीं पा रही हैं? मैं गुस्सा नहीं हूं, मुझे आदर्श से नफरत है, उस दिन से जिस दिन उसने मुझे रिजेक्ट किया था पाखी के लिए। एंड यू नो व्हाट आंटी, जो मेरी चीजों को एक बार इस्तेमाल कर ली तो मैं उस चीज को दोबारा मुड़कर भी नहीं देखती। मुझे लगा था आदर्श को आप संभाल लेंगी, इसीलिए मैंने जाते हुए आपसे सारी चीजें शेयर की थी और सोचा था आदर्श को अपनी गलती का एहसास होगा और वो खुद अपने घुटनों के बल गिड़गिड़ाकर आकर मुझसे माफी मांगेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो अब आप मेरी किसी काम की नहीं है। यू आर जस्ट यूजलेस। अलीना की सारी बातें सुनकर सुषमा जी को एक धक्का सा लगा। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अलीना उनके बारे में ये सब सोचती है। जैसे उनकी आंखों पर जो अलीना की अच्छाइयों की पट्टी बंधी हुई थी वो आज खुल गई हो। इसके बाद वो अलीना को एक टक देखने लगी। उन्हें अपनी ओर इस तरह घूरता पाकर अलीना बोली, आप ऐसे नहीं जाएंगी ना यहां से? सिक्योरिटी, प्लीज जस्ट गेट दिस ओल्ड लेडी आउट ऑफ हियर। बस कर दो अलीना, मैं चली जाऊंगी। कहकर सुषमा जी वहां से चली गई। इंडिया, बैंगलोर, देशमुख मेंशन। ड्राइंग हॉल में बैठे राजवेंद्र जी और आदर्श चाय पी रहे थे। बेटा आदर्श, क्या पाखी से तुम्हारी कोई बात हुई है? और अब आगे क्या सोचा है तुमने? तो आदर्श बोला, डैड मेरी तो पाखी से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। पता नहीं वो इस वक्त मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, क्योंकि मैंने उससे कहा था डैड कि अगली बार जब आऊंगा तो मॉम डैड के साथ ही आऊंगा, लेकिन मॉम तो। कहते हुए आदर्श का मन उदास हो गया। बेटा 1 हफ्ता हो गया है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी मॉम का कोई कॉल आएगा। मैंने सुषमा को कितने मैसेजेस किए, कितने कॉल्स किए, मगर एक का भी जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल है आदर्श, हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। हम आज ही चलते हैं सुहास और माई से तुम्हारे रिश्ते के लिए। राजवेंद्र जी ने इतना कहा ही था कि तभी घर की घंटी बजी। तो राजवेंद्र जी ने दरवाजा खोलने के लिए मालती को आवाज लगाई। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि सुषमा जी थी। मालती, कौन है दरवाजे पर?
राजवेंद्र जी ने पूछा तो मालती बोली, साहब सुषमा मैडम आई हैं। ये सुनकर आदर्श और राजवेंद्र जी उठ खड़े हुए। सुषमा जी अंदर आई और अपने दोनों हाथ जोड़े रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर आदर्श के पास जाकर अपने घुटने टिकाकर उससे माफी मांगते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो आदर्श बेटा, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हुए वो रोने लगी। ये देखकर आदर्श ने फौरन उन्हें उठाते हुए कहा, मॉम क्या हो गया आपको, प्लीज उठिए, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? बेटा कहते हुए वो आदर्श के गले लगकर और ज्यादा रोने लगी। फिर राजवेंद्र जी और आदर्श ने उन्हें शांत करवाया। फिर इत्मीनान से उन्होंने सारी बातें दोनों को बताई। सुषमा जी की सारी बातों को सुनकर आदर्श को अलीना पर बहुत गुस्सा आया और उसने अलीना को फोन करना चाहा तो राजवेंद्र जी ने उसे रोका और कहा, शांत हो जाओ बेटा, गुस्सा मत करो और अलीना को छोड़ो, अब सिर्फ पाखी पर ध्यान दो। हाँ आदर्श, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब तुम सिर्फ अपने और पाखी के बारे में सोचो। सुषमा जी ने आदर्श से कहा। फिर वे राजवेंद्र जी से बोली, सुनिए, इतनी सारी तैयारियां करनी है और आप इतने रिलैक्स होकर बैठे हैं। हमें आज ही जाना है उनसे पाखी का हाथ मांगने। इसके बाद शाम में तीनों पूरे तैयारियों के साथ हैप्पी होम जा पहुंचे। फिर वहां पंडित जी ने पाखी और आदर्श की एंगेजमेंट की तारीख 1 हफ्ते बाद की तय की और दोनों की कुंडली के अनुसार शादी की तारीख 3 महीने बाद की निकली। दोनों परिवार ने रिश्ते तय होने की खुशी में एक दूसरे को मुंह मीठा कराते हुए बधाइयां दी। बेटा क्या मैं अंदर आ सकती हूं? सुषमा जी ने पाखी के कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए पूछा। आंटी प्लीज आइए ना, आप पूछ क्यों रही हैं? पाखी ने कहा। तो सुषमा जी अंदर आई और कहने लगी, पाखी बेटा, मैं यहां तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूं। प्लीज मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं असली और नकली के बीच फर्क ही नहीं समझ पाई। आंटी प्लीज आप माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं और मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। पाखी ने उनके जोड़े हुए हाथों को थाम कर कहा। तो सुषमा जी उसके गाल को प्यार से छूकर बोली, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा, जो तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया। माई बिल्कुल सही कहती है, परायों का देश अक्सर पराया ही होता है और अपना देश हमेशा अपना। इतने में आदर्श कमरे में आया तो सुषमा जी दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चली गई। वैसे पाखी, तुम्हारा कमरा तो काफी अच्छा है। पता नहीं किसने ये रूल बनाया है कि शादी के बाद सिर्फ लड़कियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आ जाऊं। कितना खूबसूरत कमरा है यार तुम्हारा। आदर्श पाखी के कमरे का मुआयना करता हुआ बोला तो पाखी हंसकर बोली, बिल्कुल पागल है आप। फिर वे दोनों बालकनी की तरफ आकर बातें करने लगे। पाखी, क्या याद है तुम्हें वो टैरो कार्ड रीडर जिन्होंने हमारी भविष्यवाणी की थी? खैर तभी तो उनकी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन आज समझ आया उनके उन बातों का मतलब, जिन बातों का इशारा वो तुम्हारी तरफ कर रही थी उस दिन। कभी कभी जिंदगी हमें हिंट्स देने की कोशिश करती है, मगर हम इंसान अपनी चीजों को लेकर इतने उलझे हुए होते हैं कि हम उन कुदरती इशारों को नजरअंदाज कर सफर के नाकामयाब चीजों को कोसते रहते हैं। आदर्श बड़े गंभीरता से बोला तो पाखी उसकी ओर देखते हुए कहने लगी, क्या बात है, आप मिर्जा गालिब साहब की किताबें पढ़कर तो नहीं आए? पहले फिल्म के डायलॉग, अब शायरी वायरी करने लगे हैं।
कहकर पाखी हंसने लगी। इसके जवाब में आदर्श ने पाखी को अपनी ओर किया और उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, पाखी, मैं ना तो किसी गालिब साहब की किताबें पढ़कर आया हूं और ना किसी की लिखी लाइंस पढ़कर आया हूं। ये लाइंस तो तुम्हारे ओरिजिनल दी आदर्श देशमुख का है। और वैसे अगर हमारी राइटर साहिबा चाहे तो मुझे इस कहानी का शायर भी बना दे। कहकर आदर्श पाखी को साइड हक करते हुए खुले आसमान की ओर देखकर कहने लगा, चलिए राइटर साहिबा, आपकी कहानी तो हो गई खत्म, मगर हमारी कहानी तो अभी शुरू हुई है। समाप्त। ये लिखते हुए मुझे आज एहसास हुआ है कि भगत सिंह जी ने क्यों कहा था, एक प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। और भगत सिंह जी की कही ये बात बिल्कुल सच है। मैंने हकीकत से परे कहानियों को लिखते हुए हमेशा से अपने अंदर दो दुनियाओं को महसूस किया है। एक दुनिया जहां मैं दूसरे दुनिया को लिखकर, उन किरदारों से जुड़कर, उन्हीं में बसकर उनके साथ जी लेती हूं। इसीलिए कहानी का अंत कुछ यूं किया। चलिए, अब कहानी का तो हो चुका है दी एंड। अब आप लोगों से सुनना चाहूंगी, तो फटाफट से जाकर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए अलविदा तो नहीं कहूंगी, क्योंकि शाहरुख खान ने कहा है, नेवर से अ गुड बाय, कहो हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। और हमेशा की तरह मैं अपनी हर कहानी के अंत में कहती हूं, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी अनजान जगह तुम्हें बिना जाने तुम्हें पढ़ने और सुनने के लिए मौजूद है। मिलते हैं एक नई कहानी और नए किरदारों के संग। बाय बाय।